हेलो एंड वेलकम बैक। सो फर्स्ट पार्ट में चाइल्ड अपब्रिंगिंग के हमने बात की थी कि किस तरीके से बच्चा जब एब्सोल्यूट डिपेंडेंट स्टेज में होता है, जिस वक्त बच्चे को ये नहीं पता कि मैं और माँ दो अलग चीज़ हैं, उस वक्त किस तरीके से बच्चे की अपब्रिंगिंग की जाए, किस तरीके से बच्चे के साथ जो है एक होल्डिंग वाला इन्वायरमेंट उसको प्रोवाइड किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अब उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात को ले चलते हैं रिलेटिव इंडिपेंडेंस तक। तो ये स्टेज ऐसा था जो लैंग्वेज से पहले, अब धीरे धीरे जब बच्चा कुछ कुछ बोलना शुरू हो जाता है तो 5-6 महीने के बाद जो स्टेज होता है वो कह सकते हैं कि स्टेज होता है रिलेटिव इंडिपेंडेंस। तो रिलेटिव इंडिपेंडेंस का स्टेज होता क्या है कि इसमें बच्चे को एक अंदाज़ा इस चीज़ का हो जाता है कि हाँ, मैं किसी पे डिपेंडेंट हूँ, माँ पे मैं डिपेंडेंट हूँ। जैसे उस स्टेज में बच्चा ये सोचता है कि मैंने विश किया, मेरे माइंड में आया कि मेरी भूख लगी है, तो तुरंत हाजिर होना चाहिए एब्सोल्यूट डिपेंडेंस के केस में। मगर इस केस में अब धीरे धीरे बच्चा एक ऐसे स्टेज की तरफ बढ़ रहा है जहाँ पे उसको ये समझ में आ रहा है कि तुरंत कोई चीज़ इस तरीके से हाजिर नहीं हो सकती है, बल्कि मुझे हो सकता है थोड़ी देर वेट करना पड़े। बच्चा समझने लगता है ये चीज़ और इस चीज़ को जो है धीरे धीरे अपने इंटेलेक्ट में जो है समाने लगता है। तो मान लीजिए बच्चे को जो है भूख लगी तो वो तुरंत रोना स्टार्ट नहीं कर देगा, वो इंतज़ार करेगा। यहाँ पे धीरे धीरे विनिकॉट कहते हैं कि ग्रेजुअल अडाप्टेशन हो रहा है माँ का भी। अब माँ को भी थोड़ा लूज एक मिल जाता है। पहले माँ को तुरंत कोई चीज़ जो है उसको लाके प्रोवाइड करना होता है, अब माँ भी थोड़ा जो है धीरे धीरे करके बच्चे को इंतज़ार करवा सकती है। और सिर्फ खाने के ही केस में नहीं, हर एक चीज़ में बच्चे को टच की ज़रूरत है, बच्चे को टेम्परेचर थोड़ा बच्चा बर्दाश्त कर सकता है अगर ऊपर नीचे हो गया। तो ये सारी चीज़ें माँ को अंदाज़ा होता है क्योंकि माँ शुरू से रहती है और उसको पता है कि बच्चे को कब किस लेवल तक बच्चा अडाप्ट कर सकता है। अब एकदम एक्सट्रीम लेवल तक अगर जाने की कोशिश करने लगेंगे इसी स्टेज में, तब भी प्रॉब्लम होने लगेगी क्योंकि अभी भी रिलेटिव डिपेंडेंसी है, अच्छी खासी डिपेंडेंसी है। बस ये है कि एक समझ है कि हाँ डिपेंडेंसी है मेरी बच्चे को। पहले तो वही नहीं समझती कि डिपेंडेंसी है, पहले तो लगता था कि जो है बस इस लाइक कि विश किया हाजिर। मगर अब ये बस समझ में आ गया है कि डिपेंडेंसी है, बट अभी जो है उस चीज़ को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी डेवलप नहीं हुई है बच्चे के अंदर, बस समझ आ गई है इस चीज़ की। तो माँ को इस चीज़ का अच्छे से पता होता है कि कब किस लेवल तक बच्चा अडाप्ट कर सकता है। एक चीज़ विनिकॉट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं कि किस तरीके से माँ को जो है एक्टिंग नहीं करनी है बच्चों के सामने कि वो उसे प्यार करती है। तो अगर एक्ट करेगी माँ तो बच्चे को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कुछ टाइम के बाद। कैसे? तो मान लीजिए माँ को जेन्युइन प्यार उस वक्त शो नहीं हो रहा है, उस वक्त अंदर से आ नहीं रहा है, फिर भी वो एक्ट कर रही है, तो कुछ टाइम के बाद वो फेड हो जाएगा और माँ चली जाएगी। तो बच्चे को वो समझ में आ जाएगा कि वो एक्टिंग थी और उसके बाद बच्चे को पूरा सब कुछ लगेगा कि जितना प्यार उसको मिला है सब कुछ एक्टिंग थी। तो एक परसेप्शन क्रिएट होने लगता है बच्चे के माइंड में, और वो कहाँ तक जाएगा, उस परसेप्शन की क्या लिमिट होगी, वो पूरे बच्चे के ओमनीपोटेंस पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो बच्चा उस चीज़ को परसीव कर रहा है, किस नज़रिए से उस चीज़ को देख रहा है। तो इसी वजह से एक्टिंग करना जो है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो एक्ट नहीं करना है, जेन्युइन केयर शो करना है, जेन्युइन लव अंदर से आ रहा है वो शो करना है। तो खैर ये स्टेज ऐसा है कि अब बच्चा धीरे धीरे जो है माँ का एब्सेंस भी झेल सकता है कि उसको पता है, उसको अपने माँ के रिलायबिलिटी के बारे में पता है कि मुझे जब प्रॉब्लम होगी, मैं किसी क्राइसिस में हूँगा तो माँ हाजिर हो जाएगी। तो ये रिलायबिलिटी है। तो माँ का दो काम होता है, एक फिजियोलॉजिकल नीड पूरी करना और एक रिलायबल होना। तो वो रिलायबिलिटी जब पहले स्टेज में क्रिएट हो चुकी है एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस स्टेज में, तो बच्चा माँ के प्रेजेंस के बिना भी रह सकता है, कुछ देर तक, कुछ टाइम तक वो रह सकता है। मगर हाँ, ज़्यादा टाइम तक नहीं। अब जैसे ही कुछ टाइम तक अक्सर होता है कि आप घर में देखते होंगे बच्चों को कि कुछ टाइम तक माँ के बगैर वो किसी और के साथ जो है खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मगर कुछ टाइम के बाद उनको माँ चाहिए ही चाहिए। तो जैसे कोई भी उनको गोद ले ले, किसी भी तरीके का कितना भी कोई प्यार दे दे, बट बच्चा नहीं मानेगा। तो आखिर में कहते हैं लोग कि अब माँ को हर काम छोड़ के बच्चे के पास आना पड़ेगा क्योंकि इसको माँ चाहिए। तो एक टाइम तक, एक लिमिट तक बच्चा माँ के एब्सेंस को झेल सकता है।
ये कैपेसिटी भी उसी स्टेज में धीरे धीरे डेवलप्ड हो जाती है। तो ये जो स्टेज है, इसी स्टेज में मैरी एंसवर्थ का एक्सपेरिमेंट भी है स्ट्रेंज सिचुएशन का, कि माँ के एब्सेंस में बच्चा कितने देर तक रह सकता है, या अगर माँ एब्सेंस है और कोई और आ गया तो बच्चा किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो इससे पूरा बच्चे का अटैचमेंट स्टाइल जो है, फर्दर जो उसकी लाइफ में किस तरीके से वो अटैच होता है लोगों के साथ, वो अटैचमेंट स्टाइल पूरा इसी स्टेज के एक्सपेरिमेंट से जो है मैरी एंसवर्थ ने जो है दिया था। तो खैर, अब इस स्टेज में बच्चा एक जो है एब्सेंस झेल सकता है। हाँ, और एक बात नोटिस करने की ये है कि एब्सोल्यूट पीरियड जो होती है, एब्सोल्यूट डिपेंडेंस पीरियड, उसमें बच्चे को पूरी तरीके से जो क्रिटेरिया है वो फुलफिल होनी चाहिए, तभी ये नेक्स्ट स्टेज की तरफ मूव करेगा, तभी ये कंटिन्यूटी ऑफ बीइंग आएगी। वरना हो सकता है कि चीज़ें और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएं अगर आपने स्टार्टिंग के जो है गुड इनफ मदर वाला जो है रोल नहीं निभाया हो। तो विनिकॉट ये भी कहते हैं कि जो है गुड इनफ मदर क्या होती है, कि गुड इनफ मदर मतलब ये होता है कि कोई भी पेरेंट्स या कोई भी मदर परफेक्ट नहीं हो सकती। परफेक्ट मदरिंग या परफेक्ट पेरेंटिंग कुछ नहीं होती है। आपको खुद नहीं पता कि परफेक्ट क्या होता है। बस वो पूरी तरीके से अपने आप को डेडिकेट कर देती है, बच्चे का परसेप्शन सब समझ लेती है, चीज़ों को जो है अपने तरीके से ना देख के बच्चे के तरीके से देखना शुरू कर देती है। तो विनिकॉट तब उस केस में कहते हैं कि गुड इनफ मदर, गुड मदर नहीं, गुड मदर कुछ नहीं होता है। कोई भी मदर गुड मदर नहीं हो सकती, क्योंकि परफेक्ट पेरेंटिंग कुछ होता ही नहीं है, परफेक्ट मदरिंग कुछ होता ही नहीं है। तो इस वजह से विनिकॉट इसको कहते हैं गुड इनफ मदर, और जो इस क्राइटेरिया को पूरी नहीं कर पाए वो बैड मदर। तो ये दो डिस्टिंक्शन विनिकॉट ने क्रिएट किया था। तो अब ये 6 महीने से 2 साल की उम्र तक लगभग जो है इस तरीके से बच्चा झेल सकता है। अच्छा, 2 साल के बाद वाला जो स्टेज है उसमें धीरे धीरे अब जो है माँ का रिप्लेसमेंट किसी और तरीके से, जैसे कोई घर में एक्सटेंडेड फैमिली फिगर है तो बच्चा जाके उनके साथ सो भी सकता है रात में, या जो है बहुत टाइम तक जो है माँ कहीं चली गई तो बच्चा जो है रिलायबल समझेगा कि वो आएगी, तो काफ़ी टाइम तक, एक्सटेंडेड टाइम तक वो माँ की जगह किसी और के साथ रह सकता है। दादी हो गई या बुआ हो गई, या घर में कोई और भी फिगर इस तरीके के जो होते हैं उनके साथ बच्चा रह सकता है। तो एक मदर उनको बच्चे को जो है सब्स्टिट्यूट दिलवा देती है कि मदर का सब्स्टिट्यूट, और वो बच्चा सब्स्टिट्यूट को जो है निगल भी जाता है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट इज ओके। अब इस केस में आज की सोसाइटी में प्रॉब्लम ये हो रही है कि सब्स्टिट्यूट जो है हम किसी और चीज़ से कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, ये सारी चीज़ें जो है मदर सब्स्टिट्यूट हो रही हैं, कि माँ का सब्स्टिट्यूट, अगर बच्चा रो रहा है माँ का जो है एक सब्स्टिट्यूट देना है, तो बच्चे को मोबाइल पकड़ा दो। बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो मोबाइल दिखाते दिखाते खाना खिला दो, या मोबाइल में वो कुछ ऐसी चीज़ देख रहा होता है। इसी स्टेज में हम क्रिएट करते हैं उसकी, जो आजकल जो रूरल एरिया में खासकर जो पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा मोबाइल में बिजी रहता है, बहुत ज़्यादा मोबाइल में बिजी रहता है। तो ये ही 6 महीने से 2 साल के बाद वाला जो स्टेज रहता है, उसी स्टेज में बच्चे को जो है वो मोबाइल का जो है माइंड में लगता है, क्योंकि आपने खुद उसको मोबाइल दिया, बार बार मोबाइल दिखाया, मोबाइल की आदत लगवाई, वो सब्स्टिट्यूट पकड़ाया, अपना खुद का सब्स्टिट्यूट। आप खाना बना रही हैं, बच्चा रो रहा है, तो आपने क्या किया कि अच्छा मोबाइल दे देते हैं, बच्चा शांत हो जाएगा। नहीं, आप पहले क्या होता था कि पहले सब्स्टिट्यूट कुछ और, कोई और पेरेंट, कोई और जो है ग्रैंड पेरेंट्स सब्स्टिट्यूट होते थे, या कोई और फिगर सब्स्टिट्यूट होता था। मगर आज आपने मोबाइल और टेलीविज़न को सब्स्टिट्यूट बना दिया है, इस वजह से आगे चल के और ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे कोशिश करना है कि वो मोबाइल फ़ोन को सब्स्टिट्यूट नहीं बनने देना है। आप भले ही थोड़ा सा देर किचन में कम काम करके बच्चे के साथ रहें, बच्चे को वो ही जो है कोई नहीं है अगर घर में और फिगर, तो आप बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम बिताएं। आप मोबाइल फ़ोन से उसको जो है दूर रखें इस स्टेज में, खासकर जो बार बार कंप्लेन इसी वजह से आ रही है कि मोबाइल बच्चा यूज़ करता है, क्योंकि वो जो है उस चीज़ की आदत उसको पड़ चुकी है उसी स्टेज में, और वो उसमें पूरा रोल आपका है। उसमें बच्चे की क्या गलती है? अब 4 साल 5 साल का बच्चा है, फ़ोन यूज़ कर रहा है, बार बार फ़ोन देख रहा है, तो बार बार आप यही कंप्लेन कर रही हैं और फ्रस्ट्रेट होंगी, फिर मारेंगी, फिर डांटेंगी, मगर रोल आपका है, ये आप समझिए। और इसको किस तरीके से मैनेज करना है, ये आपकी ही प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे सोसाइटी में किस तरीके से फादर का रोल
कितना इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, या और भी घर में लोगों का किस तरीके से रोल है। अब आप खुद फ्रस्ट्रेट फील करेंगी तो आप ऑफ कोर्स जो है बच्चे पर इतना ध्यान नहीं देंगी, तो आप मोबाइल दे ही देंगी। तो आपके फ्रस्ट्रेशन की वजह कौन कौन से लोग हैं, उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उनकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको फ्रस्ट्रेट ना करें। ये मदर के लिए मैं कह रहा हूँ। तो अब मोबाइल फ़ोन सब्स्टिट्यूट देने से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए मोबाइल फ़ोन तो यूज़ कर रहा है वो तो ठीक है, मगर सोशलाइजेशन जो अब रिलेटिव डिपेंडेंस से बच्चा सीधे मूव करता है अब एब्सोल्यूट टूवर्ड्स डिपेंडेंस, जहाँ पे जो है अब धीरे धीरे बच्चा एक डिपेंडेंसी है, सोशलाइजेशन की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, जहाँ पे लोगों को समझना, समाज कैसे चलता है, लोगों के बीच में अडॉप्ट करना, ये सारी चीज़ें बच्चा धीरे धीरे जाते हैं। बच्चे बाहर आपस में खेलते हैं तो किस बच्चे के साथ कैसे रहना है, किस बच्चे से मुझे लगाव रखना है, किस बच्चे से मुझे दोस्ती रखनी है और किस बच्चे से मुझे दूर रहना है, ये सारी चीज़ें समझते हैं तो सोशलाइज करना शुरू करते हैं। तो ये सोशलाइजेशन वाली जो चीज़ है वो भी ख़त्म हो जा रही है ना, कि आप सब्स्टिट्यूट दे क्या रहे हैं, एक कोई ऐसी चीज़ दे रहे हैं जो नॉन बीइंग है, जिसका इंसान से ज़्यादा लेना देना नहीं, क्योंकि वो मोबाइल फ़ोन है। हालांकि मोबाइल फ़ोन में भी वो इंसान को ही करना देखते हैं, बट वो सोशलाइजेशन आपको प्रेजेंट उसके डायरेक्ट जो है पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन से ही सोशलाइजेशन हो पाएगा। तो आप और बच्चों के साथ उसको खेलने को भेजिए। और एक चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा आप ये मत सोचिए कि बच्चा गलती करेगा या बच्चा बिगड़ जाएगा। आप गलती छोटी छोटी करने दीजिए, क्योंकि टूवर्ड डिपेंडेंस स्टेज में बच्चा सीखता है, सोशलाइज होता है लोगों से, जो है कुछ धक्के खाएगा, कुछ चीज़ें, कुछ चोट लगेंगी, कहीं इधर होगा, कुछ और चीज़ें उसके साथ होंगी, तब जाके वो सीखेगा। अब जैसे किसी से मैंने सुना कि किसी को कहते हुए कि मैं अपने बच्चे को कोई गलती करने नहीं दूंगा कभी। तो दैट्स रेडिकुलस कि आप गलती नहीं करने देंगे तो वो सीखेगा कैसे। तो छोटी छोटी गलतियां करने देनी चाहिए और उसको जो है सोशलाइजेशन का पूरा मौका देना चाहिए, तब जाके बच्चा एक अच्छे तरीके से समाज की समझ रख सकता है। एक जो है किस कल्चर में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसके कल्चर में कैसा लोग का माइंड है, फिर आगे चल के टूवर्ड डिपेंडेंस के स्टेज में जो है 5 साल 6 साल 7 साल की उम्र में और ज़्यादा सोशलाइजेशन की उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, और ज़्यादा सोशलाइजेशन एक्सपीरियंस करेगा और चीज़ें और समझ बढ़ेगी उसकी। तो आप उसको कभी गलती करने से मत रोकिए। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। हमने एब्सोल्यूट डिपेंडेंस की पहली वीडियो में बात की थी, आज रिलेटिव इंडिपेंडेंस और टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस कि किस तरीके से बच्चा एक अपने आप को माँ से अलग करके माँ ये समझ लेता है कि मैं और माँ अलग हैं, फिर बाद में वो बिल्कुल जो है एक इस स्टेज पे पहुंच जाता है जहाँ पे बच्चे को जो है ये समझ में आ जाता है कि समाज वगैरह क्या चीज़ है। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम और भी ज़्यादा चीज़ों पे बात करेंगे कि किस तरीके से क्या प्रॉब्लम और ज़्यादा हैं समाज में, किस तरीके से हम बच्चे की पेरेंटिंग वगैरह में और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आगे चल के, और चाइल्डहुड का स्टेज, क्योंकि अभी मैंने 3-4 साल 5 साल तक की बात की, और ज़्यादा आगे क्या क्या हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप ख्याल रखिए अपना। थैंक यू।